चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उनके जो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो इंट्रो वाला है। अब हम लोग चलते हैं उसके पैराग्राफ 1 में और एक एक वर्ड को हम लोग समझने का काम करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पे अगर आप जाते हैं तो उस ग्रुप में यह जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चाहे वो इंट्रो सेक्शन हो या पैराग्राफ वाइज हो, तो इसमें जितने भी वर्ड्स शामिल हैं, जितने भी वर्ड्स इसमें इंक्लूडेड हैं, इन सभी वर्ड्स का आपको विद प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सहित आपको हिंदी का, उस वर्ड का हिंदी का आपको एक पीडीएफ उस ग्रुप में दे दिया गया। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसमें धीरे धीरे अपडेट किए जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसलिए उस डिस्क्रिप्टिव में जो वो लिंक है उसमें आप शामिल हो जाए और उस पर आप काम करें तो आपको काम देगा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 1 की अगर हम लोग बात करें, जो इसमें कहा गया है कि आई बिलीव डैट, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आई बिलीव, मुझे यह विश्वास है, डैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि भारतीय सभ्यता जो है, द सिविलाइजेशन इंडिया, सब जो सभ्यता बात की गई है भारत को लेकर, हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिस प्रकार से ये इवॉल्व हुई है यानी इसके विकसित होने का जो कारण है, जिस तरीके से ये विकसित हुई है भारतीय सभ्यता, इज नॉट टू बी बीटेड इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता है। यानी भारतीय सभ्यता जो है, महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि उनको ये विश्वास है कि इसको दुनिया में कोई भी और सभ्यता पराजित नहीं कर सकती है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है फोर फादर्स, FOREFATHERS, यानी हमारे पूर्वज। तो कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें रास्ता दिखाया। यहाँ सीड्स का मतलब हम लोग नॉर्मली बीज लेते हैं, लेकिन बीज का मतलब होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने इस सभ्यता की नींव डाली है, उसका कंपैरिजन यानी उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पूर्वजों की जो वैल्यू है, एंसेस्टर्स की जो वैल्यू है, जो उनकी इंपॉर्टेंस है, वो किसी भी चीज़ के बराबर नहीं हो सकती है। हम लोग अक्सर ये अपने समाज में इस प्रकार से भी देखते हैं कि कहा जाता है कि वहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे, वो हमारे पूर्वज का घर है, या वो हमारे पैतृक घर है, जहाँ दादा या बड़े चाचा या दादी बाबा या उनके पिताजी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार के घर पुराने होने के बावजूद भी लोग बेचना नहीं चाहते, क्योंकि उनका एक खासा लगा होता है कि हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, वहाँ हमारा पूरा जीवन कटा है, तो उसकी तुलना कोई किसी चीज़ से कर नहीं सकता और ना ही उसमें कोई बदलाव करने की कोई चेष्टा करता है। या हमारे कोई पिताजी की कोई ऐसी बाइक होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो उन्होंने अपनी पहली सैलरी अपनी मेहनत से कमाई थी, तो उसकी वैल्यू वो किसी से नहीं देते हैं। अगर उनकी कोई पुरानी बाइक हो और उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो उनको चोट पहुंचता है। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि हमारे पूर्वजों की जो सीड्स है, जो दिखाए गए रास्ते हैं, जो इस भारतीय सभ्यता की जो नींव है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। वह यूनिक है और यूनिवर्सल है। आगे कहा गया, अब जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता की बात की गई है, तो इसमें कुछ और भी सभ्यताओं को शामिल किया गया। जैसे कहा गया रोम सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, तो ये कहते हैं कि रोम वेंट, जो रोम सभ्यता थी वो तो चली गई, यानी वो अब अस्तित्व में नहीं है। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, यानी उनकी किस्मत भी रोम की जैसी भी थी, वह भी बर्बाद हो गई। द माइट ऑफ द फेरोज, द माइट मतलब होता है ताकत, पराक्रम, शक्तिशाली। तो द माइट ऑफ द फेरोज, फेरोज कहा जाता है जो एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर्स रहे, ओके, प्राचीन इजिप्ट जो सभ्यता थी, उनके जो शासक रहे, उन्हें हम लोग फेरोज या उनको फेरोज कहा जाता था। तो रोम सभ्यता चली गई, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, और जो फेरोज हुए यानी एंशियंट इजिप्ट की जो रूलर्स ने, शासक, उनका भी ताकत वाज ब्रोकन, वो टूट गया था। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान की जो सभ्यता है वो वेस्टर्नाइज्ड हो गई, यानी पश्चिमीकरण हो गई। वेस्टर्नाइज कहने का मतलब होता है वो मटेरियल प्रोग्रेस की ओर चले गए, यानी मशीनरी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने अपने जीवन में मशीनों का एक लिमिट से ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर लिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब यही है।
पिछले आपको बताया भी गया था पिछले मतलब इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो प्रोपोगेट्स करता है इमोरलिटी या मशीनरी को फॉलो करता है, वहीं इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट करता है किस चीज को, तो मोरल बीइंग को। तो जो जापान की सभ्यता रही, जो जापान के लोग थे उन्होंने वे वेस्टर्नाइज हो गए, पश्चिमीकृत हो गए, उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, मशीनों को अपना लिया, उन्होंने अपने जो सभ्यता थी उनसे समझौता कर लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और महात्मा गांधी कहते हैं कि चीन के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो दोनों चीज लेके साथ चल रहे हैं, वो मशीनीकरण का भी कर रहे हैं अपने आप को और पुरानी सभ्यता को लेकर भी चल रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी शायद कहना चाहते हैं कि यहाँ पर उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, लेकिन भारत अभी भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से साउंड एट द फाउंडेशन है, अपने नींव जो भारत की नींव है सभ्यता की उस पर अभी भी टिका हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप, अब यहाँ पर यह भारत के बारे में हो गई, थोड़ा अलग अलग सभ्यताओं के बारे में। अब कहते हैं जो यूरोप के लोग हैं, यानी जो यूरोप की सभ्यता रही, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी जो यूरोप के लोग रहे, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ओके, जो कहा गया है कि द पीपल ऑफ यूरोप, द पीपल, ओके यहां समझते हैं, द पीपल ऑफ यूरोप, तो यूरोप के लोगों ने क्या किया वो समझते हैं। इन्होंने जो कहा गया है कि इन्होंने अपना लेसन्स लर्न क्या सीखा है, द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, इन्होंने द राइटिंग्स जो किताबें थी, ओके द राइटिंग्स, एक मिनट, हाँ, द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ये ध्यान रखिएगा कि यूरोप के लोगों ने जब अपनी सभ्यता बनानी शुरू की तो उन्होंने जो है ध्यान रखिएगा ग्रीस और रोम के जो लोग थे उनकी लिखी हुई सभ्यताओं को उन्होंने अपनाया। मतलब यूरोप के लोगों ने ग्रीस के द्वारा जो ग्रीक के जो लोग थे, उनके लोग थे, उनकी जो सभ्यता थी, यानी रोम और ग्रीस की सभ्यता जो अब सभ्यता अस्तित्व में नहीं है, उन सभ्यताओं की जो राइटिंग्स थी, जो किताबें थी, उनको सीखकर यूरोप लोगों ने क्या किया, लर्न करना शुरू किया। तो एक रस कह सकते हैं कि यूरोप के लोगों ने ग्रीस और रोम की सभ्यता का उन्होंने कॉपी किया है। अब कहा गया है कि रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मल ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब शान होता है, अपना रुतबा होता है। तो यूरोप के लोग जिस ग्रीस और रोम की सभ्यता को अपना रहे थे तो उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मल ग्लोरी, रोम जो है फॉर्मल, FORME या फॉर्मल पहले, रोम जो है अब पहले वाली ग्लोरी में अब वो नहीं है, पहले जैसी अब उसकी शान शौकत नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है, सभ्यता धीरे धीरे छिन्न हो गई, बर्बाद हो गई। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, और जो ये यूरोप के लोग रहे जो ग्रीस और रोम से सीखने की कोशिश कर रहे थे, द यूरोपियंस इमेजिन, तो यूरोपियंस ने, जो यूरोप के वासी थे यूरोपियंस, उन्होंने इस बात को इमेजिन किया दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम। तो लेकिन यूरोप के लोगों ने क्या किया, ध्यान रखिएगा, ग्रीस और रोम की सभ्यता को इन्होंने कॉपी तो किया, लेकिन इस बात को इन लोगों ने इमेजिन किया, मतलब इस बात को, जो पीपल ऑफ यूरोप हैं, इन्होंने इस बात को इमेजिन किया है। क्या इमेजिन किया है, ये ग्रीस और ये जो रोम रहे, इनकी जो मतलब गलतियां रहीं, ओके यहां लिखा गया है, यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि ग्रीस और रोम ने जो मिस्टेक्स किया, जो गलतियां की हैं, वो ये अवॉइड करेंगे। इनको ये कहने का सेंस है कि यूरोप के लोगों ने ये सोच तो लिया कि हम लोग ग्रीस और रोम की सभ्यता को कॉपी करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि ग्रीस और रोम की सभ्यता जिस वजह से बर्बाद हुई, उन्होंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स किया होगा, तो उस मिस्टेक्स को ये यूरोप के लोगों ने कहा हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, यानी यूरोप के लोग, तो इन्होंने सोचा कहीं हम लोग भी बर्बाद होना जाए, तो इन्होंने कहा कि हम लोग उतनी ही बातें ग्रीस और रोम की सभ्यता से लेंगे जितनी हमें जरूरत है। पूरी अगर 100% कॉपी करने लगे तो पता चला हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे, किन की तरह, ग्रीस और रोम की तरह। और ये यूरोप के लोगों के लिए एक अच्छी बात रही कि उन्होंने जो इमेजिन किया, और हम लोगों को ये बात सीखनी चाहिए, जब हम लोग किसी व्यक्ति को कॉपी करते हैं, किसी की बात सुनते हैं, चाहे वो जीवन में असफल ही क्यों ना हुआ हो, तो हम लोगों को उससे उतना वैल्यू जरूर ले लेना चाहिए जितना हम लोगों को पॉजिटिविटी मिल सके।
लेकिन उन्होंने जो जीवन में गलतियां कर ली वो हमें कभी उनसे सीखनी नहीं चाहिए, और अगर जानते भी हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने जीवन में ये गलती की है, तुम मत ये गलती करना। तो वो कहते हैं कि मेरी जितनी एक्सपीरियंस है वो सब तुम ले लो, लेकिन जो गलती मैंने की है वो गलती तुम मत करना। तो ये किसी से कॉपी करने का या किसी से सीखने का एक अच्छा तरीका है कि हम लोग उतना ही लें जितना काम का हो, और जो गलतियां हैं उनको हम लोग सीख लें, जरूर लें कि ये गलती है, लेकिन उसको जीवन में दोहराना नहीं है। क्लियर? और यूरोप के लोगों ने इस बात को इमेजिन किया। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, इस प्रकार की उनकी दयनीय स्थिति थी कि वो अपना एक समाज भी बना रहे थे, सीख भी रहे थे, लेकिन अवेयर भी उनको होना पड़ रहा था कि हम लोग कहीं वो गलती ना कर दे वरना हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। क्लियर? तो ये रहा पैराग्राफ 1। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, जब रोम सभ्यता बर्बाद हुई, ग्रीस बर्बाद हुई, जापान वेस्टर्नाइज हो गया, ओके, और यूरोप के लोगों ने ग्रीस और रोम की सभ्यता को कॉपी किया, ये पूरी दुनिया में ये जो सभ्यताओं का एक चलन चला कि कुछ टूटी, कुछ बिखरी, कुछ बनी, कुछ अधूरी रह गई, किन्हीं ने कॉपी किया, ओके, किन्होंने लर्न करना शुरू किया, इन सभी सभ्यताओं के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। लेकिन भारत जो है, यानी हम लोग की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, ये इमूवेबल रही। इमूवेबल, IMMOVABLE, IMMOVABLE। इमूवेबल जो है कि इम और मूवेबल, इम का सेंस आता है नॉट से, अमूवेबल तो जानते ही हैं कि मूव, यानी मूव मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। हम लोग मोबाइल में भी करते हैं ना मूव, मतलब इस फाइल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो कभी मूव ही नहीं किया, भारत बदला ही नहीं। देखा गया कि सभी सभ्यताएं बर्बाद हुई, बहुत सारी सभ्यताएं, कुछ का उत्पन्न हुआ, कुछ बदल गई, कुछ चेंज होंगी, कुछ उन्होंने मिस्टेक्स की। तो इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत क्या रहा? इमूवेबल रहा, एंड दैट इज हर ग्लोरी। और यही भारत की क्या है? शान है। यानी हमारे यही मेन नीड है, हमारी सीड्स है, हमारे पूर्वजों की यही सीड है कि हम लोग जल्दी बदलते नहीं हैं। ओके, जिस चीज पे हम लोगों ने विश्वास कर लिया फिर हम लोगों ने कर लिया। जैसे कहा था कि जिस इंसान पे हम लोगों ने भरोसा कर लिया फिर उस पे की दोस्ती निभाते हैं, उसको प्रॉब्लम में छोड़ते नहीं हैं। तो ये हमारी ग्लोरी है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग इमूवेबल हैं, हम लोग जल्दी बदलते नहीं हैं, तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ एक आरोप लगता है दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, ये असभ्य हैं। यानी इनमें सिविलाइजेशन नाम की चीज़ें नहीं है। सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया गया था, जहाँ गवर्नमेंट हो, जहाँ फूड हो, ओके, जहाँ क्या कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लेबर्स हो, इस प्रकार की चीज़ें। तो दूसरों के अकॉर्डिंग, भारत से जो बाहर रह रहे थे, जो बाहरी चश्मा लगा कर देखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कह रहे थे कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट मतलब ये नए लोगों से जल्दी मिलना पसंद नहीं करते हैं, और ये इन्हें कहा गया था कि ये स्टॉलिड हैं। स्टॉलिड कहने का सेंस होता है कि स्लो विटेड, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं, ये जल्दी से अपने में कोई बदलाव पसंद नहीं करते। तो भारत के खिलाफ ये 3 आरोप लगा, खासकर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट और स्टॉलिड इन्हें कह दिया गया। That is not possible to induce them to adopt any changes। और ये कहा गया that is not possible, ये संभव नहीं होता है to induce मतलब प्रेरित करना, किसी को मतलब थोड़ा ऊपर उठाना, induce them to adopt any changes। और बाहरी लोगों का कहना था कि भारतीय लोगों को आप इंड्यूस नहीं कर सकते टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि कोई बदलाव के लिए आप भारतीय लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। ये आरोप लग रहा था भारत के खिलाफ, अभी भी लग जाता है। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। लेकिन यह जो मतलब चार्ज रहा, चार्ज करने का मतलब यह आरोप हो गया, तो यह जो एक आरोप है अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हम लोगों के मेरिट के खिलाफ है। यानी जो भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन, इसके अगेंस्ट है, यह हमारी मेरिट नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं है जैसा कहा गया है, मतलब हम लोग ऐसा कहना कि अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है और इंड्यूस हम लोग प्रेरित नहीं होते किसी चीज़ के बदलाव के लिए, तो ये पूरी तरीके से कहना गलत है। What we have tested and found true on the anvil of experience। What we have tested, TES, टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर जांच करना, परखना। एक टेस्ट होता है TASTE, टेस्ट, वो ध्यान रखेगा।
TEST टेस्ट, इसका मीनिंग आता है जांच करना से, और यह कहा गया है TAST टेस्ट, इसका मतलब तो चखना या स्वाद लेना होता है। ओके, तो यहाँ स्पेलिंग TEST है। तो ये कहने का सेंस है यहाँ पर, ओके, कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल मतलब होता है लेवल, यानी कसौटी हिंदी में कहते हैं। तो भारतीय लोग हैं कैसे? तो भारतीय लोगों का कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, कि जिस चीज़ को हम लोगों ने परख लिया है और अनुभव के कसौटी पे या एनविल पे या लेवल पे हमने उसे परख लिया है और उसे अच्छा पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, फिर हम लोग उसको बदलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। कहने का सेंस है कि हमने किसी चीज़ को प्रयोग में लाया, टेस्ट किया, परीक्षण किया, फिर हमने उसको प्रूफ किया, वेरीफाई किया, और अगर फिर हमने उसमें अनुभव किया, ट्रायल किया। ओके, जैसे कोई भी वैक्सीन बनती है, दवाई बनती है, तो वैक्सीन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको किसी छोटे एनिमल पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसको एक छोटे ग्रुप में ट्रायल में लाया जाता है कि कुछ लोगों को दिया जाए, उनको केयर ऑब्जर्वेंस में किया जाता है, फिर उनका पैमाना बढ़ाया जाता है, पहले 5 लोग, फिर 50 लोग, फिर 100 लोग, ये धीरे धीरे अनुभव किया जाता है, और जब इसे सही मान लिया जाता है फिर हम लोग उसे किसी भी कीमत पे बदलते नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग बदलते नहीं, लेकिन जिनको हमने टेस्ट किया है, जिनको हमने एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस पे प्रूफ कर लिया, फिर हम लोग उसे कैसे बदल सकते हैं? ये तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग बदलते हैं, लेकिन ये सारा लेवल से इसको क्रॉस करेंगे तभी ना बदलेंगे। लेकिन बाहरी लोग चाहते हैं सडन बदल जाए तुरंत, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत सारे लोग हुए, ओके, जिन्होंने किताबें लिखी, नॉवेल्स लिखी, या बाहरी जो फिलोसफर हुए, उन्होंने भारत पे अपना एडवाइस दिया कि भारत को ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एंड सी रिमेन्स स्टडी। लेकिन भारत के जो लोग रहे वो हमेशा क्या रहे? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है जहाँ है वहीं स्थिर रहें, क्योंकि अभी हमें नहीं लग रहा कि बदलाव करने की सिचुएशन में या बदलाव करने लायक कोई चीज़ है जो हमें मतलब उस प्रकार का इम्पैक्ट डाल सके पॉजिटिव, तो हम लोग स्टडी रहें, सी रिमेन्स स्टडी। दैट दिस इज हर ब्यूटी, और यही उसकी ब्यूटी है, भारत की यही ब्यूटी है कि हमने जिसको एक बार प्रूफ कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि ये बेहतर है, फिर हम लोग उस पर हटने वाले नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं दोस्तों में भी, हमने जब मान लिया कि ये दोस्त बेहतर है, ये भरोसेमंद है, ये ज़रूरत के वक्त काम आता है, फिर कोई भी सिचुएशन हमें उसे बदलना नहीं है। अब कहेगा कि नहीं तुम एक ही दोस्त के साथ रहते हो, उसे ज़्यादा मानते हो, तो मानो, तुम्हें जैसा लगता है लगे, आपको जो फील करना है करें, लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि यह मेरे जीवन के हर एक प्रॉब्लम में साथ देता है और सॉल्यूशन देता है, और मेरे लाइफ में पॉजिटिव एक अच्छा वैल्यू ऐड करता है, तो मैं इस दोस्त को कैसे छोड़ दूँ? भारतीय सभ्यता यही है। दिस इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और हमारी जो होप है कि हम लोगों का जो भविष्य में जो आशा है, ओके, हम लोग भविष्य में ऐसा करेंगे, यही चीज़ हमारे लिए क्या है? सीट एंकर। सीट एंकर सुरक्षा कवच का काम करता है, जिस वजह से हम लोग कभी बाहरी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं, और इसीलिए तो भारतीय सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लमसम इसे टॉप 1 में आप मान सकते हैं। ओके, जैसे देखेंगे भारत में कई सारे टेम्पल्स आपको मिलेंगे, 3000 साल पुराना, 5000 साल पुराना टेम्पल मिलेगा, 4000 साल पुराना टेम्पल मिलेगा। कोई ऐसी वस्तु निकल जाती है जिसका कार्बन डेटिंग करने में पता चलता है कि ये तो 7000 वर्ष पुराना है। इस प्रकार के बहुत सारे अप्रॉक्सीमेट फिगर आते, यानी भारतीय सभ्यता बहुत पुरानी रही है, लेकिन अभी भी भारतीय सभ्यता है। तो सोचिए हम लोग कितनी पुरानी सभ्यता है और कितना हमारा नींव मजबूत है। इसलिए हम लोगों को भारतीय सभ्यता के साथ रहना चाहिए, इसे चिपके रहना चाहिए, इसे कभी अलग नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी दूसरी सभ्यताओं को देखकर, उनकी चार्मनेस, उनकी ब्यूटी को देखकर उनके कंट्रोल में आना चाहिए। अपनी सभ्यता पे गर्व करना चाहिए। अब आते हैं पैराग्राफ 3 में, कहा गया सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। 1 मिनट। चले आते हैं, क्या गया सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन जानते हैं, हिंदी में सभ्यता कहते हैं, भगवा समझाया गया है। कंडक्ट करने का मतलब होता है आचरण, और मोड कहने का मतलब होता है कि उसे ट्रांसफर कर देना, कि क्या तरीका है। जैसे हम लोग कैमरा का मोड होता है कि अभी ये मोड, अभी वो मोड, अभी वो मोड, ओके, वो सारा रहता है, अभी P में लेना है, फिर M में लेना है, A+ में लेना है, वो कैमरा जिसे शूट हो रहा है उसमें सारा मोड रहता है, तो वो मोड हो गया।
तो कहा गया सिविलेशन क्या है, इज द मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण करने का वह मोड है, वह तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। जो सभ्यता क्या है कि आचरण करने का एक तरीका है, और वो आचरण क्या है, तो आचरण जो है वो हमें अपने कर्तव्य का रास्ता दिखाता है कि हमें इस रास्ते पे चलना है, हमारा कर्तव्य ये है। तो सिविलेशन जो है एक मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, अंडरलाइन कर सकते हैं ड्यूटी। फिर कहा गया परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि आप जो ड्यूटी करते हैं, जो आपका कर्तव्य काम है, उसकी जो परफॉर्मेंस है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बेहतर कर रहे हैं, कोई डाउनफॉल है तो उसको कैसे, कोई मिस्टेक हुआ तो उसको इंप्रूव करना है। तो ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और जो मॉरलिटी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके नैतिकता का ऑब्जर्वेंस क्या है, कि आप किस प्रकार से, आपका नजरिया क्या है आपके काम को देखने के प्रति। जिसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का परफॉर्मेंस क्या है, मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूं, कितने सीट्स बना रहा हूं, स्टूडेंट्स के लिए क्या काम कर रहा हूं, ये मेरा परफॉर्मेंस होगा। ओके, कितना बेहतर करा पा रहा हूं ये, और इसको पढ़ाने में जो मेरी मॉरलिटी होगी कि मेरा नैतिक मन क्या कहता है, मुझे स्टूडेंट से लगाव है, मैं उनके बारे में सोचता हूं, इनमें मैं सच का रास्ता अपनाता हूं, मैं उनके लिए दिन रात सोचता हूं। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, मॉरलिटी हो गया। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये क्या है, कन्वर्टिबल टर्म्स है, ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज, अब मोरलिटी को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज में अच्छा, उससे अच्छा बेहतर करना, उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, इसमें क्या सही रास्ता हो सकता है, तो इस टू ऑब्जर्व मोरलिटी, इस मोरलिटी को ऑब्जर्व करना इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। तो ये मोरलिटी को हम लोग ऑब्जर्व क्यों करते हैं, मोरलिटी को ऑब्जर्व इस वजह से किया जाता है टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, कि हम लोग का जो ये मन है इस पे मास्टरी हासिल कर सकें, ये जल्दी बदले ना, क्योंकि मन जो है तो है ये बेचैन होता है, कभी ये कभी वो सोचता है। तो नहीं, मोरलिटी को ऑब्जर्व करके इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल में लाते हैं। एंड आवर पैशन, माइंड पे तो कंट्रोल लाते हैं, अपने पैशन पर पे भी कंट्रोल लाते हैं, क्योंकि माइंड और पैशन बदलते रहते हैं इच्छा की तरफ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका कभी ये मन खाने का करेगा, कभी वो करेगा, वो एक जगह रहता ही नहीं है। जितना छोटा बच्चा रहेगा कभी यहाँ बैठा रहेगा, कभी वहाँ बैठा रहेगा। तो हमारा माइंड और पैशन भी इसी प्रकार से बेचैन होता रहता है। लेकिन जब हम लोग उसमें मॉरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें अपनी चाहत को देखते हैं, तो हम लोग उस पर कंट्रोल पाते हैं। तो ये मॉरलिटी को ऑब्जर्व करने का मतलब हुआ मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। सो डूइंग, ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्स, हम लोग अपने आप को जान पाते हैं कि हम लोग क्या हैं। अब जैसे मेरा मन है कि टीचिंग करना, तो स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे उतनी ज़्यादा मोरलिटी नहीं थी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस मेरे पास मोरलिटी आई, फिर मेरा पैशन आया, फिर कभी किसी पॉइंट पे मन करता था ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसको छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने अपने माइंड पे कंट्रोल पाया, और आज मैं आप लोगों के लिए सामने हूँ कि आप लोगों के साथ में अपना जीवन साझेदार मतलब पार्टनरशिप में चला रहा हूँ, कि आपके लाइफ में मैं हूँ और मेरे लाइफ में आप सभी लोग हैं। तो सो डूइंग, ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को जान पाते हैं। आगे देखते हैं, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब कहते हैं ये जो गुजराती होते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार जो गुजराती लोग हैं उनके लिए सिविलेशन का मतलब होता है अच्छा आचरण। जो गुजराती लोग हैं वो सिविलेशन का मतलब क्या समझते हैं कि अच्छा आचरण, कि आचरण अच्छा रखो यानी तुम सभ्य हो, सिविलाइज्ड। ये गुजराती लोगों का मानना होता है। पैराग्राफ नंबर 4 में आते हैं, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है जैसा कहा गया है, देन इंडिया, तो भारत जो है, एज सो मैनी राइटर्स ऑफ सेम, जैसा कि अनेकों लेखकों ने, राइटर्स ने दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो हम लोगों को किसी और लोगों से कोई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने आप में बेहतर हैं और बेहतर बन रहे हैं। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह जैसा है उसे, मतलब यह दिस इज, यह है एज इट शुड बी, भारत ऐसा ही है जैसा इसे होना चाहिए, इसे ज़्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। ओके, अब लास्ट में आते हैं, एक पैराग्राफ और कर लेते 5। कहा गया वी नोटिस डैट, हम लोग इस बात को नोटिस करते हैं, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह काम करता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कि माइंड को जितना ज़्यादा आप देते हैं ये इतना ज़्यादा और डिमांड करता है। इसलिए तो बहुत सारे व्यक्तियों की इच्छा ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका माइंड एक रेस्टलेस बर्ड की तरह काम करता है। वो अभी ये चाहिए फिर वो चाहिए।
आगे कहा गया है एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, और हम लोग अपने पैशन में, अपने चाहत में, इच्छा में जितने ज़्यादा इंडल्ज यानी व्यस्त हो जाते हैं, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, तो वे लोग और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जनेस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक लिमिट सेट किया हमारे इंडल्जनेस के लिए, जीवन बिताने के लिए उन्होंने एक लिमिट सेट किया कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसा क्यों किया? दे सॉ डेट, उन लोगों ने देखा हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि हैप्पीनेस अगर खुशी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है उसकी। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, चलिए ठीक है, थोड़ा हंस रहा है, ठीक रहा, लेकिन अब लगातार हंस रहा है तो कहते हैं ये पागल हो गया है, यानी इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और हमारा मन जो है एक रेस्टलेस बॉडी, ये बेचैन चरिया है, अभी ये चाहता है, फिर वो चाहता है, फिर वो चाहता है। इसी चीज़ पे तो हमें कंट्रोल पाना है, इसके लिए मोरलिटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस चीज़ को डिमांड कर सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा होता है, जब हम लोग होते हैं तो पहले कभी हम लोग 1 रुपया में खुश हो जाया करते थे, 1 रुपया जाते थे बाजार से ले, लगता था पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। लेकिन जो ही एज बड़ी हुई तो हमने दुकान में और भी बहुत सारी चीज़ें देखा, तो हमने लगा नहीं अब 1 रुपया ना 5 रुपया, कि दुकानदार कहता अब 1 रुपया में ये सामान नहीं मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। तो घर में जाकर वही छोटा बच्चा क्या करता है, 1 रुपया थ्रो कर फेंक देता है माता पिता के सामने, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 5 रुपया चाहिए। अब उसकी इच्छा बढ़ रही है, और इसी तरह से 1, 5, 10, 20 रुपया होते होते आज हम लोग जिस एज पे आ गए हैं, तो ऐसा हम लोगों का माइंड होता है कि आज हम लोगों को अगर लाखों रुपया दे दिया जाए फिर भी हम लोग संतुष्ट होते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को अपने माइंड पे कंट्रोल रखना चाहिए हर एक सिचुएशन में। और हम लोग जीवन के दौरान यही चीज़ सीखते हैं कि माइंड को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकें, ज़्यादा इच्छाएं ना बढ़ाएं, वरना पता चलेगा जब हम लोग मृत्यु प्राप्त कर रहे होते हैं अंतिम समय में, फिर भी लोग पूछते हैं बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। यानी कि जीवन प्रयत्न हमने काम कर लिया, लेकिन हमने अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है, सेटिस्फैक्शन आता नहीं है, हम लोग संतुष्ट होते नहीं। इसलिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि संतुष्ट होना। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो माइंड जो इसी रेस्टलेस बर्ड की तरह ये बेचैन होते रह जाता है, और कहते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसको जितना ज़्यादा देते हैं उतना ज़्यादा और डिमांड करता है, फिर भी यह क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। क्लियर? तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने 5 तक कंप्लीट किया। अब बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ।